प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के भूटान दौरे से देश लौट आए हैं। वहां से रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने भूटान की संसद की संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों की याद दिलाई और कहा कि भारत हर वक्त हर दम भूटान के साथ है। दिल्ली में सरकार बदलने से दोनों ही मुल्कों के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये भी उन्होंने वादा किया और भारत ने भूटान की सहायता के लिए कई तरह के सौगातों का भी ऐलान किया। इसी पर है आज की हमारी पहली खबर। भारत में 16वीं लोकसभा के चुनाव के बाद ये पहला मौका था जब भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां के संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। हिंदी में संबोधन में भारतीय प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय खुशहाली का जिक्र किया और कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलजुल कर काम करने और उन्हें ताकतवर बनाने की नीति पर कायम है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों की विरासत साझी है और हिमालयन संस्कृति उन्हें एक बनाए रखती है। 7 देशों की भलाई के लिए भारत का सुखी संपन्न होना आवश्यक है। तभी जाकर के भारत अपने अड़ोस पड़ोस के छोटे छोटे देशों की कठिनाइयों को दूर करने में काम आ सकता है। भूटानी संसद की सभी दीर्घाएं भारतीय प्रधानमंत्री को सुनने के लिए खचाखच भरी थीं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पर्यटन और कारोबार के जरिए दोनों देश एक दूसरे के और करीब आएंगे, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि आतंकवाद के खतरे का डटकर मुकाबला जरूरी है क्योंकि आतंकवाद लोगों को बांटता है। टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स, और इसलिए टूरिज्म जिसकी जोड़ने की ताकत है और भूटान जिसमें टूरिस्टों को आकर्षित करने की प्राकृतिक संपदा है, भारत और भूटान मिलकर के संयुक्त रूप से विश्व के टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के योजना बना सकते हैं। रिश्तों की मजबूती के लिए प्रधानमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक उत्सवों के लगातार आयोजन, भूटान के सभी जिलों में ई-लाइब्रेरी बनाने और हिमालय अध्ययन पर एक विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव भी रखा। भूटान के राजनीतिक विश्लेषक भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा से सकारात्मक बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे जो आर्थिक स्थिति के लिए उन्होंने भारत सरकार की तरफ से जो मदद आ रही है, वो जो पहली यूपीए सरकार ने कुछ कमिटमेंट्स किए थे उनके जो आखिरी साल में, सो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो जो भी है वो ये नया सरकार निभाएंगे। जो भी हो भारत और भूटान मिलकर काम साथ मिलके कर दोनों देश की फायदे के लिए काम करेंगे। नरेंद्र मोदी ने संसद में संबोधन के बाद 600 मेगावाट की खो लोंगचू पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखी। इसी साल अप्रैल में दोनों देशों ने 2120 मेगावाट की 4 पनबिजली परियोजनाओं के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। खो लोंगचू परियोजना उसी का एक हिस्सा है। बाकी 3 परियोजनाओं पर भी भारत की मदद से तेजी से काम चल रहा है। भूटान को भारत 1961 से ही आर्थिक सहयोग दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा ने एक तरीके से भारत की विदेश नीति में नए आयाम का आगाज किया है। मतलब साफ है, भारत अपने मित्रों, अपने सहयोगियों को तरजीह देगा, लेकिन भारत के साथ जो दूसरे तरीके से बर्ताव करते हैं उनके साथ भारत दूसरे तरीके से ही बर्ताव करेगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सरोज के साथ थिम्फू से अखिलेश सुमन। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को भूटान के लिए फायदेमंद बताया है। थिम्पू में हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन से बातचीत में भूटान के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस यात्रा से दोनों ही देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। हमारे साथ हैं भूटान के प्रधानमंत्री तेंजिंग टोब्गे। सर, एक्सीलेंसी, भूटान में नरेंद्र मोदी ने आकर बहुत अच्छा भाषण दिया, संसद को संबोधित किया और कई ऐसी बातें कही जिसमें लगा कि कई कुछ नई हवा निकल रही है। आपको इस यात्रा से क्या निष्कर्ष निकल गया? We are very happy. We are delighted that he has responded to His Majesty the King's invitation. But we are honored and extremely humbled. But how is it going to help Bhutan in the coming days? This is about friendship, not about what's in it for me or what's in it for you. It's about friendship. Our two countries are friends. And he has visited Bhutan, and he said he chose to visit Bhutan because his heart told him to go to Bhutan.
लेकिन उन्होंने सार्क के बारे में कुछ बात कही, पड़ोसी देशों के बारे में कुछ बात कही, उससे किस तरह का मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया को या कम से कम सार्क को? Well, the message in the SAARC is very straightforward. 26th of May. All the SAARC countries were invited, all the SAARC countries responded, and there was a spontaneous outpouring of friendship and warmth among all SAARC member countries. And this India has already achieved. तो भूटान के प्रधानमंत्री का कहना है कि भारत के लिए सिर्फ यही मैसेज है कि धन्यवाद। भारत और भूटान अपनी सरजमी का उपयोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिनों की भूटान यात्रा की समाप्ति के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों ही देशों ने सुरक्षा मसलों पर सहयोग जारी रखने की बात कही है। भारत ने भूटान को खाने पीने की कई चीजों पर छूट देने की घोषणा भी की है। भारत और भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को बेहद सफल करार दिया। दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी करके कहा कि वो अपनी जमीन का उपयोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं होने देंगे। भारत ने भूटान को कई तरह की छूट देने का ऐलान भी किया। सूखा दूध, गेहूं, खाने का तेल, दालें और गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगने वाली रोक भूटान पर लागू नहीं होगी। सुरक्षा मसलों पर दोनों देश पहले की तरह सहयोग करते रहेंगे। भारत और भूटान ने दोस्ताना रिश्ते को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी जताई। Bhutan's future is very closely linked with that of India, particularly when it comes to the economy. So if India prospers, Bhutan should prosper. I use the word should because it is dependent on whether we also work hard. विदेश मंत्री ने सब्सिडी आधारित एलपीजी की आपूर्ति को रोकने के बारे में भूटान की आशंकाओं को दूर किया। भारत का कहना है कि भूटान में बिजली परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जाना जरूरी है। This visit has reinforced and further strengthened the relations between India and Bhutan. Secondly, in spite of being a very short visit, the Prime Minister could interact with legislature, judiciary and the executive. दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते को लागू रखते हुए आपसी व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चाइना ने नई दिल्ली और भूटान के बीच बढ़ते रिश्तों पर खुशी जताई है और कहा है कि वो दोनों देशों के बढ़ते रिश्तों से परेशान नहीं है। चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा पूरा होने के बाद ये बातें कही है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा है कि चीन ने भूटान के साथ राजनयिक संबंध नहीं बनाए हैं, मगर चीन और भूटान के दोस्ताना रिश्तों और दौरों को कायम रखा गया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि चीन भूटान की क्षेत्रीय स्वतंत्रता, एकता और संप्रभुता का सम्मान करता है और भूटान के साथ बेहतर रिश्तों को और आगे बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। रणनीतिक तौर पर भूटान भारत और तिब्बत के बीच है और तिब्बत की सीमा भूटान से मिलती जुलती है। और आज इस मसले पर चर्चा करने के लिए कि भारत और भूटान के संबंधों को लेकर जो अब तक बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां के लोगों से, उसे किस नज़रिए से देखा जाएगा, भारत की विदेश नीति में वो क्या एक मील का पत्थर साबित होगा या नहीं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सतीश जैकब साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बी मुरलीधर रेड्डी हैं जो डेप्यूटी एडिटर हैं द हिंदू अखबार में, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं, फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके, चाइना में भी एम्बेसडर रह चुके हैं, सुरेश के गोयल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। गोयल साहब, इस पूरी यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत की विदेश नीति के लिहाज से आप किस तरह का देखते हैं और पहला दौरा उन्होंने भूटान के लिए ही क्यों चुना? मेरा ख्याल है कि उन्होंने पहला दौरा भूटान का करके ये साफ कर दिया है कि जैसे पहले लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी को विदेश नीति का शायद इतना उसमें दक्षता हासिल नहीं है, तो उन्होंने ये एस्टैब्लिश कर दिया है कि उनको विदेशी मामलों की भी उतनी ही सूझबूझ है, इतनी ही समझ है कि जितनी उनको अपने आंतरिक मामलों की है। अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए, भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक तौर पर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, हमारे नेबरहुड। नेबरहुड में हमारे पास जो जितने भी देश हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश,
श्रीलंका, इन सब में भूटान एक ऐसा देश है जिसके साथ अभी तक ना हमें कोई प्रॉब्लम्स रही हैं, ना किसी मामले में कोई डिफरेंसेस रहे हैं। शुरू से लेकर के अभी तक रिलेशंस में खाली एक जो सौहार्दपन होता है वो रहा है। इसके अलावा भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है, स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, चाइना और इंडिया के बीच में है। लैंडलॉक कंट्री होने के लिहाज से उसकी जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या प्रोग्रेस है वो डिपेंड करती है कि हम उनको क्या क्या सहायता दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मोदी जी ने वहाँ पे जाकर के और सहायता का पूरा विश्वास दिला करके ये जाहिर कर दिया है कि वो भूटान से अपने संबंध, भारत के संबंध और प्रगाढ़ देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो जैसे पहले संबंध चले आ रहे हैं उससे भी ज़्यादा मजबूत हो। जी, तो भूटान के साथ वो संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि भले ही यहाँ पर सत्ता बदल गई है लेकिन संबंधों में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन मुरलीधर रेड्डी साहब, बहुत सारे देश थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट कर रहे थे। जापान उनमें एक अग्रणी देश था, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे देश थे जो जिनकी तरफ से बुलावा आया, आमंत्रण आया। भूटान को चुनने के पीछे क्या संदेश देना था मोदी जी का? जैसा ये हमारा वेटरन डिप्लोमेट ने कहा कि देखिए इसका एक सीक्वेंस है। जब उन्होंने ओथ लिया उस वक्त भी उन्होंने जिस किस्म का एक जेस्चर दिखाया कि इंडिया के खिलाफ नेबर्स में एक सोच ये है कि इंडिया बिग ब्रदर है, इंडिया बुली है। तो इस इमेज को ठीक करने के लिए पहले की प्रधानमंत्री भी कोशिश किए थे, लेकिन एक सिंबॉलिक तौर पे मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा कदम उठाया जब उन्होंने उनको इधर बुलाया। उसके बाद मुझे लगता है कि जापान इतना प्रोएक्टिव हो गया जिस दिन से रिजल्ट आया कि वो चाहते हैं कि उनके साथ व्यापार का रिश्ता बहुत बढ़े, क्योंकि उनका बिजनेस जो है काफ़ी अफेक्टेड है और ज़ीरो ग्रोथ है। तो वो चाहते हैं एक किस्म का। दूसरी चीज़ उनका चीन के साथ बहुत बिगड़ गया रिश्ता पिछले कुछ सालों में। तो वो समझते हैं कि इंडिया एक काउंटरवेलिंग फोर्स हो सकता है। तो ये भी एक बात है, क्योंकि जापान से जब निमंत्रण आई था और प्रधानमंत्री ने जब मान लिया था कि जाना है, तो मेरे ख्याल में वो शुरुआत इस किस्म का नहीं चाहते थे कि वो एक संकेत दे चीन को कि हम आपके खिलाफ जो एक देश है उनके। तो उसके बाद ब्रिक्स समिट भी आने वाला था, तो शायद उससे पहले एक शुरुआत करना था नेबरहुड से। और तो उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ शुरुआत की है और उस देश के साथ शुरुआत की है जिसके साथ पुराने संबंध भी बेहतर रहे हैं और कोई विवाद नहीं रहा है। सतीश जैकब साहब, ये जो उनकी शुरुआत है और शुरुआत के साथ उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट कथन है, स्टेटमेंट है, उसे देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि अगर भारत मजबूत होगा तो तमाम पड़ोसी देशों को भी इसका फायदा होगा। इसमें छुपा हुआ संदेश आप क्या देख रहे हैं? इसमें मैं समझता हूँ कोई छुपा हुआ संदेश तो नहीं है, लेकिन जैसे हमारे गोयल साहब कह रहे थे हमारे कि उनके मोदी जी के बारे में जो आम एक धारणा थी प्रधानमंत्री बनने से पहले, वो ये थी कि शायद इनको विदेश नीति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने भूटान का फ़ैसला करके, वहाँ जाने का फ़ैसला करके, एक चीज़ तो उन्होंने बिल्कुल साबित कर दी है कि उनके अंदर डिप्लोमेसी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इंटरनेशनल रिलेशंस की जहाँ तक बात है, उसकी सूझबूझ बहुत है। ये हमें सबूत मिल गया है। दूसरी बात यह है कि भूटान का चयन करके उन्होंने जो एक अच्छी बात करी है वो ये करी है कि भूटान हमारे बहुत ही करीब वाला देश है, इससे हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। हमें उनसे एक बहुत ज़रूरी हम एक दूसरे पर हमारी आत्मनिर्भरता है। हम उनकी मदद करते हैं, उनकी इकोनॉमी में हमारा बहुत बड़ा हाथ है भारत का, लेकिन उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी पावर वहाँ से जनरेशन का जो कैपेसिटी है, जिसके लिए उन्होंने एक उद्घाटन भी किया एक मेगावाट एक पावर हाउस का, तो हमारे को ऑलरेडी वहाँ से बिजली मिल रही है। और इनके साथ जो हमारा एक बहुत पुराना वो बहुत गहरी दोस्ती है, मोदी जी ने वहाँ जाके उसको और भी ज़्यादा मजबूत किया है। और दूसरी बात यह है कि एक तरह से स्ट्रेटजी है, आपने शायद गौर नहीं किया, आने से पहले उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है जिसमें कहा कि हम अपने देश की भूमि को किसी भी हालत में
गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसके अंदर एक छुपी हुई बात है, वो ये है कि भूटान विल नॉट अलाउ। एंड लेकिन क्या आप भी ये मानते हैं कि भूटान में किसी इस तरह की कोई ऐसी सिचुएशन थी जहां पर उसकी धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए हो रहा था? क्योंकि ऐसे संकेत बहुत कम है, कुछ इक्का दुक्के नॉर्थ ईस्ट के। ऐसा नहीं है कि वहां कुछ ऐसा हो रहा है। हाँ। ये फ्यूचर की बात है कि फ्यूचर में हमारे एक और पड़ोसी मित्र हैं जो उधर की तरफ हैं, हम इधर की तरफ हैं, बीच में तिब्बत है, वहां से कभी ना कभी कुछ इस किस्म के हालात पैदा हो सकते हैं। तो ये एक भावी कूटनीति का एक उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि न सिर्फ पुराने बल्कि वर्तमान और भविष्य की नीतियों को भी उन्होंने मतलब आंकते हुए या समझते हुए उसके हिसाब से ये कदम चला है। गोयल साहब, मेरे ख्याल जैकब साहब ने बिल्कुल सही कहा है ये, क्योंकि भूटान लैंडलॉक्ड है, लेकिन बॉर्डर्स इंडिया और भूटान के बीच में और भूटान और चीन के बीच में ये पोरस बॉर्डर्स हैं। लोगों के आने जाने का रास्ता पूरा खुला हुआ है, बिना वीज़ा के लोग जा सकते हैं, जैसे नेपाल में होता रहा है। तो अगर फ्यूचर में कोई इसका मिसयूज़ करने की कोशिश करे, चाहे कोई हमारे जो पड़ोसी देश हो, कोई से भी हो, तो उनको दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। तो ये एश्योरेंस दे करके, ये बात शामिल करके ये जाहिर कर दिया गया है कि ये चीज़ हम नहीं होने देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी एक देखने वाली बात है कि हम लोग ज़्यादातर विदेश नीति को एक ज़ीरो सम गेम के तौर पर देखते हैं कि चाइना को बैलेंस करना है जापान के साथ में, यूएस को बैलेंस करना है इसके साथ में। मोदी साहब ने ये जाहिर कर दिया है कि हमारी जो विदेश नीति है वो ये बैलेंसिंग गेम में यकीन नहीं करती है। हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट है, उस नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक हम देखेंगे कि भूटान से हमारे संबंध कैसे होंगे और क्या संबंध होंगे। चीन का महत्व अलग है, पाकिस्तान का महत्व अलग है, जापान का महत्व अलग है। सबसे ज़रूरी ये है कि हमारा अपना इंटरेस्ट क्या है। तो ये इन्होंने हमारे अपने इंटरेस्ट में एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट जो है वो कारोबार का भी है। 61.6 बिलियन डॉलर का अभी कारोबार दोनों देशों के बीच होता है। क्या आपको लगता है कि इस यात्रा से भारत के कारोबारियों को भी भूटान में अपने कारोबार स्थापित करने में एक मदद मिलेगी? क्योंकि अभी एक जो ई सिस्टम को लॉन्च करने का 20 शहरों में लॉन्च करने का जो एक एग्रीमेंट हुआ है वहाँ पे, उससे भी कुछ फ़ायदा होगा ट्रेड के क्षेत्र में दोनों देशों को? देखिए, आज का जो जॉइंट स्टेटमेंट जो आया ये इनका समिट के बाद, तो उसमें 5-6 ऐसे आइटम आइडेंटिफाई किए गए। इंडिया ने उस पे जो बैन था वो लिफ्ट कर दिया। इसके वजह से भूटान को काफ़ी फ़ायदा होगा। और इंडिया, जैसा जेकब ने कहा, इंडिया चाहती है कि पावर, तो अभी एक प्लान ये है कि 10,000 मेगावाट का पावर जनरेशन का वहाँ पोटेंशियल है। तो इंडिया ने उनको ये एश्योरेंस दिया है कि हम खरीदने के लिए तैयार हैं। तो आप के लिए भी, अगर हमारे देश की बिजली की कमी को पूरा करना है तो हम भूटान से भी पावर ले सकते हैं, और उनके लिए भी फायदा। इट्स ए म्यूचुअल अग्रीमेंट, इट्स ए म्यूचुअल बेनिफिट। दूसरी बात यह है कि देखिए, आज की तारीख में भूटान से ज़्यादा कोई देश नहीं है, बहुत कम देश होंगे पूरा वर्ल्ड में जो एक कंट्री पे इतना डिपेंडेंट है, वो इंडिया पे है। तो शायद इंडिया इस बात को सीमेंट करना चाहती है, क्योंकि 2012 में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुलाकात हुआ था यूनाइटेड नेशंस में चीन और भूटान का बीच में, जबकि इनका डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। तो शायद ये सब फैक्टर भी होंगे जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि एक अपनी इंटरेस्ट को जो है कैसा कायम रखे भूटान में। जी,
आपको भी लगता है जैकब साहब कि शायद यही वजह है कि इसमें एक संदेश चाइना को भी देने की कोशिश थी भारत की तरफ से कि हम सबसे ज़्यादा करीबी हैं भूटान के, और हमारा और भूटान के बीच में कोई और तीसरा नहीं आ सकता है, जो जिधर मुरलीधर रेड्डी साहब ने इशारा किया कि जो 2012 में वेंजिया बाओ के साथ भूटानी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई और उसके बाद से ये कयास लगने लगे कि भूटान और चाइना करीब आ रहे हैं, तो भारत उसको ये भी दिखाना चाहता है कि हमारी जगह आप नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि जो ये कहा गया हम अपनी धरती को किसी नाजायज़ चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, वो इशारा मैं उधर ही कर रहा था, हालांकि मैं डायरेक्टली नहीं कहना चाह रहा था। लेकिन उसके साथ साथ एक वक्तव्य आया है जो चीन के फॉरेन विदेश मंत्री ने दिया है, जिसमें उन्होंने ये आश्वासन दिलाया है भूटान को कि हमारे आपके साथ राजनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन हमको स्वागत करते उन्होंने ये कहा कि हमें पता है कि आपके और भारत के क्या संबंध हैं, हम उन संबंधों का आदर करते हैं और आपकी जो ऑटोनॉमी है, जो आपकी स्वतंत्रता है, उसकी भी हमको पूरा आभास है, उसकी भी हम इज्जत करेंगे। तो एक तरह से ये सब डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात हो रही है, लेकिन इसको हम बच्चों की तरह बिल्कुल विश्वास कर लें, ये भी हमारे लिए एक तरह से नादानी होगी। ऐसा है कि ये तो फैक्ट है कि पाकिस्तान, मेरे नज़र में पाकिस्तान से हमें कोई ख़तरा नहीं है। अगर हमें ख़तरा है, चाहे वो मिलिट्री ख़तरे की बात करें, आप आर्थिक ख़तरे की बात करें, तो वो चाइना के साथ है। चाइना इकोनॉमिकली भी बहुत आगे बढ़ रहा है। हम लोगों हमारा आयात और निर्यात का अगर आप बैलेंस शीट देखें तो वो हम लोग उनसे ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, वो हमसे ज़्यादा खरीदते नहीं हैं, और उनकी जो ताकतें काफ़ी बढ़ रही है। तो हमें तो चिंता है, और भूटान के साथ हमारे जो गहरे संबंध हैं, जैसे देखिए ऐसा है कि भारत के लिए एक बड़ी बदमिशी की बात यह है कि जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में ये धारणा बन जाती है कि भारत हमको एक बड़े भाई की तरह, हमारे साथ छोटे भाई की तरह हमारे से बर्ताव करता है और हमें अपना बराबर का नहीं समझता है। यही शिकायत नेपाल की हमारे साथ रही है, बांग्लादेशियों के साथ रही है। खैर पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं करूँगा कि उनके तो हमारे ऐतिहासिक ताल्लुक बिल्कुल ही कश्मीर को लेके बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन और जो जैसे श्रीलंका भी है, उनके साथ भी हम लोग वो गहरे और ज्यादा, लेकिन चाइना इन देशों में, जिन देशों का आपने जिक्र किया जैकब साहब, चाइना उन देशों में कैसे अपनी पैठ बना रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल चलते हैं थिम्पू, जहां पर हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लगातार क्लोजली उन्होंने फॉलो किया है। अखिलेश, भारत की तरफ से इस दौरे को बहुत सक्सेसफुल, बहुत सफल बताया गया है। भूटान में वहाँ के लोग, वहाँ की सरकार किस तरह से प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखती है और अपने लिए इसमें क्या फायदे ढूंढ रही है? ना, निश्चित तौर पे अमृता, भारत की तरफ से नहीं, भूटान की तरफ से भी इस यात्रा को काफी सक्सेसफुल बताया गया है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे थे यहाँ, और जब आज यहाँ से गए, तो आप समझ सकते हैं करीब 50 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने सड़क से तय की एयरपोर्ट तक, थिम्पू से पारो की यात्रा। और दोनों तरफ बच्चे, जवान, बच्चे, बूढ़े, सब लोग झंडे लेकर, दो भारत और भूटान के झंडे लेकर खड़े थे। तो एक तरह से ह्यूमन वॉल, मानवीय वॉल बनाया गया पहाड़ के बगल में, और उस समय इस तरह का उत्साह था। प्रधानमंत्री से जब मैंने खुद ही पूछा तो उन्होंने कहा कि इस यात्रा में सिर्फ राजनीतिक और डिप्लोमेटिक तरीके से, बल्कि जनता की तरफ से भी स्वागत किया गया, आप ये कह रहे हैं? जी, जनता की तरफ से भी स्वागत किया गया। लेकिन जनता के मन में एक चिंता जो है, जो जनता के कई खेमों से मैंने बात की, कई लोगों से पूछा, तो उनके मन में एक चिंता है कि पिछली बार जो गैस की सप्लाई थोड़ी दिन के लिए बंद हो गई थी, वो एक चिंता है कि कहीं सरकार के बदलने से कहीं नीतियां न बदल जाए भारत सरकार की, जिसके बारे में स्पष्ट किया सुषमा स्वराज विदेश मंत्री ने भी, और प्रधानमंत्री जो भूटान के हैं उन्होंने भी आज कहा कि ऐसा आश्वासन दिया गया है कि ये भारत की नीति है, किसी सरकार की नीति नहीं थी। और उस समय जो गैस की सप्लाई थोड़े दिन के लिए बंद हुई थी, वह कागजी खाना पूर्ति नहीं होने के कारण बंद हुई थी। वो टेक्निकल मामला था जिसके बारे में हम आगे सचेत रहेंगे। तो और दूसरी चिंता जो लोगों को यह होती है कि अगर भारत में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसका असर कहीं भूटान पे न पड़े। तो भूटान के लोगों को यह अपेक्षा रहती है कि भारत जो हमें सुविधाएं देता रहा है, लगातार जो एक सब्सिडी पर हमें जो सामान देता रहा है, वह सब्सिडी कहीं खत्म न कर दी जाए। कई बार होता है कि हमें कड़े निर्णय लेने होंगे, आर्थिक कड़े निर्णय लेने होंगे जब देश में
में कोई कहता है तब इनको डर लगता है। तो यही दो अपेक्षाएं थी और लोगों का कहना है कि इस भूटान यात्रा में नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि भारत की तरफ से भूटान को पूरा सहयोग मिलेगा और उनकी विकास यात्रा में जिस तरह की विकास यात्रा भूटान के लोगों ने तय की है कि पर्यावरण को बचाते हुए, बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगाते हुए जो विकास की यात्रा है, उस विकास की यात्रा में भारत हर तरह से सहयोग करेगा। और भूटान के लोग, मैं सच बताऊं, भूटान के लोग बहुत खुश हैं इस यात्रा से। अमृता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश। सतीश जी, प्रधानमंत्री ने एक और बात बहुत जोर देकर कही कि आतंकवाद के बजाय अगर हम टूरिज्म को बढ़ावा दें तो इससे दोनों देशों का भी भला होगा, भूटान का भी भला होगा और वहाँ की आवाम का भी भला होगा और एक संपन्नता भी आएगी। ये भूटान के फ्यूचर के लिहाज से आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि खाली भूटान ही नहीं, साउथ एशिया में जितने भी मुल्क हैं उन सब का फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हम देखें हिस्टोरिकली, सांस्कृतिक तौर पर, तो कहीं ना कहीं सारे देश आपस में जुड़े रहे हैं। तो टूरिज़्म हुआ, इकोनॉमिक्स हुई, कल्चर हुई, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हम सबको जोड़ती हैं। तो भूटान और भारत के संबंधों में जो चीज़ें ऐसी हैं जो हमको जोड़ें, चाहे टूरिज़्म हो या कल्चर हो या व्यापार हो, कुछ भी हो, वो दोनों देशों को और साउथ एशिया में ही सबके लिए वो बहुत ज़्यादा हम जोड़ने की बहुत सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन जिस तरफ सतीश जी ने इशारा किया कि चाइना का आज का जो बयान है उसको आप सिर्फ सीधा सीधा बयान ना माने, उसके पीछे एक छुपा हुआ संदेश भी हो सकता है। उस संदेश को आप किस तरह से पढ़ रहे हैं? आप चाइना में रह चुके हैं, उसकी डिप्लोमेसी को बेहतर समझते हैं। जी, मैं ये कहूँगा कि भारत और चीन के जो संबंध हैं या चीन की जो सिचुएशन है ग्लोबली या एशिया में, उसमें और पहले से 40 साल में काफ़ी फ़र्क आ गया है। अगर हम देखें जो चाइना का रवैया रहा है, चाहे साउथ ईस्ट एशिया में देखें या अफ्रीका में देखें या कहीं भी देखें, तो एक जो ढर्रा नज़र आता है वो ये है कि चाइना इकोनॉमिकली कम्पीट करता है या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए कम्पीट करता है। ये कंपटीशन है ये। और एशिया में या ग्लोबली भारत और चाइना के बीच में ये कंपटीशन है, ये जाहिर सी बात है। दोनों एशिया के बड़े देश हैं। भारत जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, चाइना पहले से सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर है। एक बड़ी ऊंची चीज़ है ये। तो दोनों के बीच में कंपटीशन है, इसमें तो खैर कोई शक की बात है ही नहीं। लेकिन क्या ये कंपटीशन किसी और चीज़ में तब्दील होगा या कोई खतरा पैदा होगा, उसको मैं नहीं समझता हूँ। इतना ज़रूर है कि कंपटीशन बढ़ता जाएगा, रिसोर्सेज की कमी है, और इस कंपटीशन के जरिए तक के चलते हुए अगर भारत के लिए बहुत आवश्यक है कि जो हमारी ख़ास तौर पर नेबरहुड है उसको संकेत दिया जाए कि उनकी किसी भी मुश्किलात में भारत उनके साथ है। और यही संकेत नरेंद्र मोदी जी ने भूटान को दिया है कि संकेत दिया है। लेकिन सतीश जैकब साहब, इस संकेत के साथ साथ उन्होंने एक चुप्पी भी साधी है। अपने स्टेटमेंट में, अपने संयुक्त बयान में उन्होंने कहीं पर भी चाइना का कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन छुपा हुआ संकेत दिया है। क्या इसको उनको खुलकर संकेत देना चाहिए था या ये स्ट्रेटेजी सही रही? मैं समझता हूँ ये हमें नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता की प्रशंसा करनी चाहिए कि ठीक सटीक किस्म के डिप्लोमेट होने का उन्होंने एक हमारे सामने उदाहरण रखा है कि उनको ज़रूरी नहीं था कि वो चीन का नाम उठाते, लेकिन उसके बगैर उठाए भी हमारा एक जो एक मकसद था वो पूरा हो गया है। एक फैज़ ने एक शेर कहा है जिसका इससे कोई संबंध हो सकता है, वो ये है, उन्होंने कहा था वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र ना था, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उन्हें बहुत नागवार गुजरी है। तो मैं समझता हूँ चाइनीज़ ने ये जो यात्रा को देख रहे होंगे और उन्होंने भी ये देखा होगा कि एग्रीमेंट हुआ है कि इस ज़मीन का नाजायज़ इस्तेमाल ना हो, तो वो शायद उनको पता लग गया होगा कि ये किस लिए हुआ। जी, हालांकि चाइना ने ऑफिशियली इसको नागवार गुजरने जैसी कोई स्थिति बताया नहीं है। हम इस पे कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन मुरलीधर रेड्डी साहब, जाते जाते एक कमेंट आपसे ज़रूर लेना चाहती हूँ। आज भूटान के दौरे को दोनों देशों ने सफल बताया है, लेकिन यहाँ से
उनका जो विदेश नीति का जो राउंड शुरू हुआ है वो अगला पड़ाव क्या देखते हैं आप? अगला पड़ाव उनका यानी अगला दौरा प्रधानमंत्री का नेपाल की तरफ हो सकता है या फिर जो दूसरे अमेरिका या जापान की तरफ से इनवाइट आ रहा है उधर की तरफ वो रुख कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल में या वो अपने पड़ोसी देशों की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे? दो तो ऑलरेडी मेरे ख्याल में वो तय कर चुके हैं। एक तो जापान विजिट है, दूसरा ब्रिक्स का जो आ रहा है। ये तो जापान तो बायलैटरल है, ब्रिक्स तो मल्टीलैटरल है। तो उसके बाद शायद ये हो सकता है कि वो नेपाल जाए। तो इसका जो फॉरेन ऑफिस से जो संकेत अभी तक मिला है कि शायद वो चाहते हैं कि नेपाल भी जाए। मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। ये पड़ोस की जो जिक्र नहीं किया, लेकिन उनका बैंक्वेट स्पीच में मोदी जी ने एक छोटी सी चीज़ कहा कि एक यूनिक पहचान जो है भूटान का वो हैप्पीनेस कोशेंट या हैप्पीनेस इंडेक्स का। तो मोदी जी ने उनका स्पीच में कहा कि कुछ अगर आपका अगल बगल में पड़ोसी देश अगर आपको कोई तकलीफ नहीं देते, हैप्पीनेस देते हैं, तो उससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि भूटान के लिए अच्छी बात है कि इंडिया बगल में है जिससे वो खुश हो सकते हैं। तो उसमें शायद एक छोटी सी संकेत था कि इंडिया कुछ जो नेबर्स है उनको लेके थोड़ा परेशान है। लेकिन नेपाल में भी ये संदेश देंगे तो इतना ही पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा? नेपाल, देखिए, नेपाल और इंडिया के बीच में पेचीला सवाल है। जैसा भूटान है उसके समय भूटान ही शायद एक ही देश है जो सार्क रीजन में जिसके साथ इंडिया का कोई मेजर डिफरेंस या इशू है ही नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी और मुल्क है उनके साथ कुछ सीरियस इश्यूज भी है, कुछ इकोनॉमिक इश्यूज भी है। तो नेपाल भी एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे इंडिया को काफ़ी सीरियस इश्यूज है, जी। लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पड़ोसी देशों से प्रसन्नता ही मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये थी आज की हमारी पहली खबर।